हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और देखेंगे आज कि यहाँ से किस किस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं या किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का कुंजी कहा जाता है। ये कह सकते हो भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है, या कह सकते हो भूमिका कहा जाता है, या कह सकते हो उद्देशिका कहा जाता है, या कह सकते हो दर्शन भी कहा जाता है, या कह सकते हो आईना कहा जाता है। आईना या दर्पण कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, या भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है, भारतीय संविधान की भूमिका, उद्देशिका, दर्शन या आईना या दर्पण कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे बात किया जाए दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है और ये कहे थे ठाकुर भार्गव दास। ठीक है, ठाकुर भार्गव दास। इन्होंने कहा था कि वास्तव में भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का आत्मा व हृदय है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित संवैधानिक उपचार का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 32 को जो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अगर ये पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा माना है, तब हो जाएगा उत्तर अनुच्छेद 32। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम न दिया जाए, वैसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा व हृदय किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा प्रस्तावना। या ये कहा जाए ठाकुर भार्गव दास ने किसे भारतीय संविधान का आत्मा व हृदय माना है, फिर भी वह उत्तर होगा आपका प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, ये है। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये पूछा जाता है भारतीय संविधान का जो ये प्रस्तावना है कि वास्तव में ये लिया कहाँ से गया है। ये जो प्रस्तावना है ये लिया कहाँ से गया है। कुछ लोग कहते हैं अमेरिका, कुछ लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। आज इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, इसका विचार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। इसका विचार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी भाषा जो है वह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए सवाल कैसे पूछा जाएगा। अगर ये पूछा जाए भारतीय संविधान का विचार कहाँ से लिया गया है, तब उत्तर होगा अमेरिका। और यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तब उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ना तो विचार कहे ना तो भाषा कहे, सीधा सीधा ये पूछ ले भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है यह कहाँ से लिया गया है, तब आपको उत्तर करना होगा अमेरिका। अगर सीधा सीधा ये पूछ ले कि भारतीय संविधान
का प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है, तब उत्तर आपका होगा अमेरिका। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है हमारा संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसके पहले ही 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। अभी आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है उसी को कहा जाता है मूल संविधान। जब भी बात किया जाए मूल संविधान की तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि यह संविधान जो है उस संविधान के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कहने का मतलब ये है, जब भी अगर मूल संविधान की बात किया जाए इसका मतलब ये है कि उस संविधान की बात किया जा रहा है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा मूल संविधान लागू हो गया, अगर देखा जाए तो मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है तो यह जो है अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो एक लंबे समय तक ये विवाद बना रहा कि क्या भारतीय संविधान का ये जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो एक लंबे समय तक यह विवाद बना रहा कि क्या हमारे प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो तमाम प्रकार के जो केस आते हैं उसके माध्यम से बताया जाता है कि हाँ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या बताते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में दो केस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। एक जो आता है वह आता है 1960 में, एक आता है 1960 में, और उसके बाद जो दूसरा मामला सबसे ज़्यादा संवैधानिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, वह है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 1960 में जो विवाद आया था इसका मामला क्या था। 1960 में जब विवाद हुआ कि क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, थोड़ा समझिएगा। ये मामला था बेरुबारी संघ बनाम बंगाल राज्य, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल वाला, ये कब आया था तो 1960 में। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें यह था कि क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो निर्णय आता है तो ये कहा जाता है कि वास्तव में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बताते हैं कि वास्तव में भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का भाग नहीं है। क्या बताते हैं, यह भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर बेरुबारी मामले की बात किया जाए तो इसमें ये जो है प्रस्तावना इसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है और ये कहा जाता है कि संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके 13 साल बाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके 13 साल बाद जो है 1973 में एक नया केस आता है जिसे हम लोग जानते हैं, उसे कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आता है 1973 में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आता है तो इसमें 13 जजों की एक पीठ बैठती है और अपना निर्णय देती है कि ये जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसने क्या कहा कि भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है।
इसका मतलब ये है कि अभी तक ये माना जाता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या अंग नहीं है। अब माना जाएगा कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है, लेकिन सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, क्या है? अभिन्न अंग है। अब अभिन्न अंग है तो बात ये आती है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसी केस में सबसे पहले ये कहा गया कि हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, संशोधन क्या हो सकता है? किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान में संशोधन जो है वह हमेशा संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे किया जाता है हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, यह जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आता है और इसमें जो निर्णय आता है, इसमें यह नहीं कहा जाता है कि प्रस्तावना ही भारतीय संविधान का भाग है और सिर्फ इसमें ही संशोधन किया जा सकता है। इसको समझिएगा थोड़ा। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब फैसला आता है तो ये कहा जाता है कि सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, इस मामले में ये कह दिया गया कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब बात आता है, क्या मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी संशोधन किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1973 के बाद जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो फैसला आता है, उसके बाद से ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में संसद जो है भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वह आपका प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे कोई भी भाग हो। ठीक है दोस्तों, मतलब हम लोगों ने देखा कि केशवानंद भारती बनाम में कहा गया अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सिर्फ प्रस्तावना में नहीं, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जब भी संसद संशोधन करेगी तो वह देखेगी कि उसके संशोधन करने के दौरान जो है भारतीय संविधान का जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत जो ढांचा है, वह नष्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आधारभूत ढांचा। सीधा सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है किस मामले में आया? तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कब आया? 1973 में। अब बात करते हैं कि ये आधारभूत ढांचा वास्तव में है क्या। तो ये कहा गया है कि आधारभूत ढांचा क्या है, यह समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि वास्तव में भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। इसका मतलब यह है कि संसद वर्तमान समय में संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जब संसद संशोधन करेगी तो देखेगी कि आधारभूत ढांचे का जो संरचना है वह नष्ट नहीं होना चाहिए। और आधारभूत ढांचे की संरचना जो है नष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका निर्धारण जो किया जाएगा वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर वैसे देखा जाए कि आधारभूत ढांचे का संरचना की बात क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये जो कुछ भी मोटी मोटी बातें हैं, इसी को आधारभूत संरचना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि आधारभूत ढांचा क्या है, ये समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है बताया जाएगा कि क्या आधारभूत ढांचा है। अब बात करते हैं कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो क्या अभी तक कभी संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? मतलब हम लोगों ने देखा कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो क्या प्रस्तावना में अभी तक कभी संशोधन हुआ है? तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 1973 में जब फैसला आ गया कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, तो इसके 3 साल बाद जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए।
इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे 1973 के 3 साल बाद, 3 साल बाद तो कितना हो गया 76। कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, अब 3 शब्द जोड़े गए, तब देखते हैं कि ये शब्द कौन कौन सा है। तो ये शब्द है, एक तो समाजवादी, दूसरे नंबर पे पंथ निरपेक्ष, और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो है आपका अखंडता। क्या हो गया? एक हो गया समाजवादी, समाजवादी या समाजवाद कुछ भी कह सकते हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और क्या है? अखंडता। अभी हम लोग एक एक शब्द को परिभाषित करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अंतिम बार कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्योंकि एक ही बार किया गया है तो सवाल चाहे जैसे पूछा जाए कि पहली बार, अंतिम बार, तो याद रखिएगा अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और जोड़े गए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अब इसको मिटा देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात किया जाए तो सवाल पूछा जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? पूछा जाता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का आधार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बारे में हम लोगों ने संविधान सभा में भी डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मूल शब्दों पर आते हैं। जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए इस पर शुरू करते हैं। सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हमारे संविधान का प्रस्तावना जो है किन वाक्यों से शुरू होता है? हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है वह किन वाक्यों से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब पूछा जाता है हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है? हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि संविधान के द्वारा जो सर्वोच्चता दी गई है वह भारत के लोगों को दिया गया है। संविधान के द्वारा जो सर्वोच्चता दी गई है वह भारत के लोगों को दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या संविधान, तब हम कहेंगे कि हमारे देश में सर्वोच्च है संविधान। ध्यान से समझिएगा। अगर कहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक विकल्प दे दिया जाए नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो विधायिका का सर्वोच्च है, ना तो कार्यपालिका, ना तो न्यायपालिका। इन तीनों में कोई भी सर्वोच्च नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने अधिकार हैं।
लेकिन इसको हटाकर अगर ये कह दिया जाए कि हमारे देश में सर्वोच्च कौन है, और यहाँ पर दे दिया जाए संविधान, तब उत्तर हो जाएगा आपका संविधान। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इसका बिल्कुल उल्टा, अगर ये पूछा जाए हमारे संविधान के अनुसार सर्वोच्चता जो है किसे दिया गया है, हमारे संविधान के अनुसार सर्वोच्चता किसे दिया गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक यहाँ पर दे दिया जाए जनता कर देते हैं, एक दे देते हैं जनता, या भारत के लोग, कुछ भी दिया जा सकता है। जनता, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान। तब ध्यान दीजिएगा, संविधान के द्वारा जो सर्वोच्चता दी गई है वह जनता को दिया गया है। संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का स्रोत है भारत के लोग, भारत के लोग। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब एक दूसरा सवाल पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार प्रयोग किया गया है? हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग किया गया है सिर्फ 2 बार। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। कहाँ कहाँ पर किया गया है? एक तो किया गया है हम भारत के लोग, और उसके बाद यहाँ पर किया गया है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि भारत शब्द का प्रयोग कुल कितनी बार किया गया है, तो हम लोग कहेंगे 2 बार किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो है आगे के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य क्या है, तो इस पर बात करते हैं। इसको पढ़ने से पहले जो है थोड़ा समझिएगा। सीधा सीधा पूछा जाता है कि हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश में संविधान के अनुसार भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है, या राज्य व्यवस्था का स्वभाव कैसा है? राज्य व्यवस्था का स्वभाव कैसा है, यह कह सकते हो नेचर कैसा है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, यह कह सकता है राज्य व्यवस्था का स्वभाव कैसा है, या ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए जो है कुल 5 शब्द हैं जो भारतीय संविधान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं वो 5 शब्द कौन कौन से हैं। तो एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरे नंबर पे बात किया जाए समाजवादी। तीसरे नंबर पे बात किया जाए पंथ निरपेक्ष। चौथे नंबर पर बात किया जाए क्या है, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। लोकतांत्रिक, और 5वें नंबर पर है गणराज्य। चलिए, ये 5 ऐसे शब्द हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप प्रदर्शित करते हैं कि वास्तव में भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। अगर बात किया जाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है वह आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो देश है वह अपने देश के आंतरिक मामलों में भी और देश के बाहर विदेशों से कैसे संबंध रखा जाए, इन मामलों में हमारा देश स्वतंत्र है। जिस प्रकार से चाहे वह अपने आंतरिक मामलों में नियम और कानून बना सकता है, और जिस प्रकार से चाहे वह विदेशों से संबंध रख सकता है। ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब बात किया जाए समाजवादी की। समाजवादी की बात किया जाए
तो हमारे मूल संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों हमारे समाजवादी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसलिए कभी भी संविधान में हमारे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जा सकता कि समाजवादी का मतलब क्या है। लेकिन थोड़ा हम लोग समझने के लिए वैसे समझते हैं। जैसे ये देश है, समाजवादी का मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। जैसे ये देश है तो देश में जितने भी नागरिक होंगे, सीधी सी बात है, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे। तो समाजवादी का मतलब ये है कि इसमें जो अमीर होंगे और जो गरीब होंगे, इसमें समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। कहने का मतलब यह है समाजवादी राज्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अलग अलग देशों में समाजवादी की परिभाषा अलग अलग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान में भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि समाजवादी का मतलब क्या है, तो इसको परिभाषित किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि अगर कभी ये विवाद होता है कि संविधान में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसका मतलब क्या है, तो उसे परिभाषित किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का कोई अपना एक धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर यह नहीं कहा जाएगा राज्य धर्म विरोधी है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि राज्य धर्म विरोधी है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सभी धर्मों को समानता के नज़रिए से देखा जाएगा और यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा। ये हो गया पंथ निरपेक्ष, और ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए जनता के द्वारा ही किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जनता स्वयं शासन करे उसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक। अब बात करते हैं कि क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि भारत में जो शासन व्यवस्था की जाती है, जो शासन किया जाता है, वह जनता के द्वारा चुना तो जाता है, लेकिन जनता उसमें भागीदारी नहीं देती है। जनता सिर्फ सदस्यों को चुन लेती है चुनाव के माध्यम से। उसके बाद पूरा का पूरा जो शासन व्यवस्था बनाया जाता है वह उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि कह सकते हो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक भी कह सकते हो, इसी को कह सकते हो प्रातिनिधिक लोकतंत्र। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रतिनिधियों को चुना जाता है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वहाँ की जनता पर शासन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया लोकतंत्र। अब बात करते हैं गणराज्य का मतलब क्या है। गणराज्य कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, हमारे देश का गणतंत्र का मतलब समझिएगा दोस्तों, जो संवैधानिक प्रमुख होगा उसे जनता द्वारा ही चुना जाएगा। संवैधानिक जो प्रमुख होगा उसे जनता द्वारा ही चुना जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। संवैधानिक प्रमुख की बात किया जाए, जैसे भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। क्या है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होते हैं? चुने जाते हैं। वंशानुगत नहीं है कि राष्ट्रपति का पुत्र ही फिर राष्ट्रपति बनेगा। यहाँ पर क्या है? वंशानुगत नहीं होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है कि क्योंकि वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वह चुनाव के माध्यम से आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख हैं वह सम्राट होते हैं, और सम्राट का
पुनः सम्राट बनता है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक गणराज्य तो है, लोकतांत्रिक है लेकिन गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक भी है, गणराज्य भी है। ठीक है दोस्तों, ये गणराज्य का मतलब यह है कि अगर संवैधानिक प्रमुख को चुनाव के माध्यम से चुना जाए तब होगा गणराज्य। अगर वहाँ वंशानुगत पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि गणराज्य नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आगे ये पूछा जाता है कि वास्तव में भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। एक तो न्याय, दूसरे नंबर पे बात किया जाए स्वतंत्रता, एक हो गया न्याय, दूसरे नंबर पे हो गया स्वतंत्रता, तीसरे नंबर पे बात किया जाए समता, इसी को समानता भी कह सकते हो, और चौथे नंबर पे बात किया जाए तो बंधुत्व। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। न्याय का मतलब ये है कि उद्देश्य ये रहेगा कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाए। न्याय कैसा रहेगा? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सवाल पूछा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई, तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई, क्योंकि सिर्फ क्या है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। मतलब देश का ये उद्देश्य रहेगा कि सभी लोगों में सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से देने का प्रयास किया जाए। ये हो गया सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात किया जाए तो कितने प्रकार के स्वतंत्रता दिए जाएंगे, तो स्वतंत्रता ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विचार की स्वतंत्रता दिया जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया जाएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, चलिए इसको नीचे लिख देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया जाएगा। उपासना का मतलब पूजा पाठ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सभी लोगों को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी कि वह किसी भी प्रकार के विचार कर सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं जिस भी माध्यम से चाहें, तो मौखिक रूप से या किसी गतिविधि रूप से, किसी भी माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में विश्वास करने का अधिकार है कि चाहे ये माने कि हाँ भगवान है या नहीं है, कुछ भी चाहें तो विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है और साथ ही साथ पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। चौथे नंबर पर हम लोगों ने देखा था समता। समता का मतलब होता है समानता। अब देखते हैं समता या समानता का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, समता या समानता का मतलब क्या है, तो यहाँ पर यह कहा गया है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता रहेगी। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, व्यक्ति जीवन तो जिएंगे लेकिन क्या, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जिएंगे, एक सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे। हम लोग जब अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। और अवसर की समानता की बात किया जाए तो हम लोग अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो इसको फिर से पढ़ेंगे। अवसर का मतलब यह है सभी लोगों को अवसर की समानता दिया जाएगा। अब बात करें चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर है बंधुत्व। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पर है बंधुत्व। और बंधुत्व की बात किया जाए तो किस प्रकार की बंधुत्व, तो है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता
और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा। ये पूरा का पूरा वही शब्द हैं जैसे पहले बार हम लोगों ने 5 शब्द उठाया, 1 2 3 4 5 बनाने के लिए, क्योंकि राज्य को क्या बनाया जा रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। उसके समस्त नागरिकों को उद्देश्य क्या रहेगा, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय क्या दिया जाएगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये तो न्याय हो गया, किस प्रकार के दिए जाएंगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी जाएगी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। समता या समानता कितने स्तर पर रहेगा, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता रहेगा प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो क्या हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा व्यक्ति की गरिमा। तो ये रहेगा बंधुत्व बढ़ाने का उद्देश्य रहेगा। तो ये हो गया भारतीय संविधान के उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये पूछा जाए स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से, या कह सकते हो फ्रांस से। लेकिन ये न्याय की बात किया जाए तो न्याय कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से, या कह सकते हो रूस से, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक बार मिटा देते हैं, फिर जो है हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है, अब इसके नीचे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कहा गया है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था, तो कहेंगे 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है जिसे हम लोगों ने संविधान सभा में देख लिया, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत अधिनियमित या आत्मार्पित कर लिया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को विधि दिवस मनाए जाने का परंपरा जो है शुरुआत हुआ। लेकिन 2015 में ये फैसला किया गया कि अब 26 नवंबर को विधि दिवस नहीं मनाया जाएगा, संविधान दिवस। और 2015 से ही 26 नवंबर को मनाया जाने लगा संविधान दिवस, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तब वो पूर्ण रूप से तो इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। कहीं कहीं पर 15 मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट जो सही है वह है 16। अब बात करते हैं ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे। तो ये था 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। इतना देखोगे तो होगा कुल 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
इन 15 अनुच्छेदों को तो लागू किया गया, और ये बताता कौन सा अनुच्छेद है, तो 394। अनुच्छेद 394 ये बताता है कि इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 से ही लागू होंगे। लेकिन 394 ये भी बताता है कि जो 394 अनुच्छेद है यह स्वयं भी 26 नवंबर को ही लागू होगा। इसका मतलब ये है 15 तो ये हो गया, प्लस एक और हो गए, इस प्रकार हो गए 16। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कभी ये पूछा जाए कि हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, या आंशिक रूप से कब लागू किया गया, आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तब उत्तर होगा आपका 26 नवंबर 1949। लेकिन कब पूर्ण रूप से लागू किया गया, तब होगा 26 जनवरी 1950। तो हमारा भारतीय संविधान का प्रस्तावना यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिली हुई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।